एपिसोड 31। रिश्तों में दरार। आयशा रोती हुई घर से बाहर भागी और अमन उसके पीछे। नीनी कहाँ जा रही है तू इतनी रात को, रुक जा वहीं। अमन उसके पीछे भागते हुए उससे बोला, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। अचानक भागते भागते आयशा नीचे गिर गई, जिस वजह से उसके घुटने में चोट लग गई। आह! उसका घुटना झील चुका था और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। इतने में उसके पास भागता हुआ उसका भाई अमन पहुंच गया। तुझे मैं कह रहा था ना कि भाग मत, लेकिन तू सुनती नहीं है। अब लगा ली ना चोट। अमन उसे डांटने लगा, लेकिन तभी आयशा ने उसे पीछे धकेला। नीनी! अमन आयशा की हरकत से हैरान रह गया। आप मेरे कुछ नहीं लगते, रोती हुई आयशा उससे बोली। तू ऐसा क्यों बोल रही है बच्चा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। तू मुझसे पहले तो कभी नहीं करती थी इस तरह से बात। अमन उसके पास जाने को हुआ, लेकिन एक बार फिर से आयशा ने उसे धक्का दे दिया। इतनी देर में वहाँ करण भी पहुँच गया। अपने सामने का नज़ारा देख वो हैरान रह गया। मैंने कहा ना, आप मेरे कुछ नहीं लगते, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। आप अपनी बदतमीज़ पत्नी से के पास जाइए और उसके पल्लू के पीछे छुप जाइए। एक बार फिर से आयशा ने रोते हुए अपने भाई से कहा। आयशा की बातें सुनकर अमन और करण दोनों को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर उसे रोता हुआ देख उन दोनों को भी बुरा लग रहा था। नहीं नम्रता की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ तू ऐसा मत कह। तू हमारी बहन है, हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारी गोद में खेला है तूने, लेकिन आज तूने इतनी बड़ी बात कह दी कि तेरा कोई रिश्ता नहीं है हमारे साथ। तेरी बात सुनकर मैं टूट चुका हूँ अंदर से। अमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन आयशा को अपने भाई के आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने अपना मुंह फेर लिया। नीनी, तुझे चोट लगी है, अंदर चल। करण आगे बढ़ा उसे उठाने के लिए, लेकिन आयशा ने उसके साथ भी वही किया जो उसने अमन के साथ किया। मैंने कहा ना कि मेरा आप दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगते हैं आप दोनों मेरे। आयशा ने करण से भी वही सब कहा जो वो अमन से कह रही थी। अगर आप दोनों मुझसे प्यार करते तो यूँ मुझे एकदम से पराया नहीं करते। शादी के बाद आप दोनों ने एक बार मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मम्मी पापा कोको ये तीनों मुझसे मिलने आए, लेकिन आप दोनों आप दोनों नहीं आए। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी मेरा हाल चाल नहीं पूछा। आयशा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और अमन और करण के भी। और आज सुबह क्या कहा था आपने मम्मी से? माँ, अगर आपकी लाडली अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी तो क्या आप इसे पूरी ज़िंदगी इसी घर में रखने वाली हो? यही कहा था ना आपने। मेरी शादी के बाद एकदम से पराया कर दिया गया मुझे, और ये मेहरबानी किसने की? आप दोनों ने। अपने आंसू पोंछने के बाद आयशा किसी तरह खुद से उठी और मेन गेट की तरफ बढ़ी लंगड़ाते हुए। इतना कुछ सुनने के बाद भी करण और अमन उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। प्लीज़, हम तुझे कैसे समझाएं कि हम दोनों भाई किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। अमन और करण उसका रास्ता रोकते हुए उससे बोले, मुझे आप दोनों से कि सो कॉल्ड सिचुएशन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो खुद ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ, लेकिन आप दोनों फिक्र मत करो। अब नहीं आऊँगी मैं वापस इस घर में आप लोगों पर बोझ बनने के लिए। ये बोलने के बाद आयशा मेन गेट से बाहर निकल गई और दोनों भाई उसे जाता हुआ देखते रह गए। जब वो दोनों वापस बेदी मैंशन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीदा और मंजीत दोनों के दोनों नम्रता की अच्छी सी क्लास लगा रहे थे। अगर उसने गुस्से में कुछ बोल दिया तुझे इतनी सी बात पर, तो हमारे जमाई जी के लिए ऐसा शब्द बोलेगी? दीदा नम्रता पर भड़क गई। तू उससे रिश्ते और उम्र दोनों में बड़ी है, तुझे तो हमेशा उससे अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, लेकिन तू तू बदतमीजी करने में मेरी बेटी से भी आगे निकली। मंजीत भी नम्रता को ही डांट रही थी। तभी अमन अपनी माँ और दीदा को शांत करवाते हुए बोला, अब दोनों प्लीज़ शांत हो जाइए। मम्मी जी, मैं रिश्ते और उम्र में बड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी मेरे साथ बदतमीजी करे। नम्रता ने भी अपनी सास को पलट कर जवाब दे दिया। नम्रता, प्लीज़ तुम भी शांत हो जाओ। अमन नम्रता को भी शांत करने लगा, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। और वैसे भी आपकी लाडली बेटी जो कुछ भी भुगत रही है ना, उसके किए की ही सज़ा मिल रही है उसे। शादी वाले दिन आपने उसे कितना रोका कि वो अब ऐसे शादी ना करे, लेकिन उसने ज़िद में आकर अपनी मनमानी करी और आज नतीजा उसके सामने है। नम्रता अब भी बोले जा रही थी, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो अमन के सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि आज अगर उसके और आशा के रिश्ते में जो दरार आई थी, उसके पीछे नम्रता का भी बहुत बड़ा हाथ था।
उसने एक ज़ोर का तमाचा नम्रता के मुंह पर मारा कि तमाचा की गूंज पूरे हॉल में गूंजी। नम्रता का गाल सूज चुका था, कान सुन्न हो गया था और आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे। मैं तुम्हारी बदतमीजी को अब और नहीं सुन सहने वाला हूँ। तुमने मेरे पूरे घर को बर्बाद करके रखा हुआ है। तुम्हारी एक जिद पूरी नहीं करी मैंने, मेरे परिवार ने और मेरी बहन ने, तो तुमने अलग अलग तरीक़ों से मुझे धमकाना शुरू कर दिया। अब तुम और तुम्हारी बदतमीज़ी करके दिखाओ, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ कर दूँगा। ये बोलकर अमन वहाँ से चला गया। वहीं नम्रता अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ी रही। अभय का घर। अभय अभी अपने कमरे के बेडरूम पर लेटा हुआ था, सीलिंग को देख रहा था और किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे डोरबेल सुनाई दी तो वो बेड से नीचे उतरा। अनिरुद्ध और जितेंद्र दोनों हॉल में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। अचानक डोरबेल की आवाज़ सुनकर वो दोनों भी एक दूसरे को देखने लगे। इस वक्त कौन हो सकता है? अनिरुद्ध जितेंद्र से बोला। मैं देखता हूँ। जितेंद्र सोफे से खड़ा हुआ और दरवाजे खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े शख्स को देख चौंक गया। मैडम आप? जितेंद्र ने चौंकते हुए कहा। दरवाजे पर आयशा खड़ी थी। जितेंद्र को साइड कर वो करके अंदर दाखिल हुई। उसने अचानक अपने घर में मौजूद देख अनिरुद्ध भी हैरान रह गया और स्टेयर्स पर खड़ा अभय भी। तुम? अनिरुद्ध का भी पहला शब्द यही था, आयशा को अचानक देखकर। लेकिन आयशा ने अनिरुद्ध को भी इग्नोर किया और भागकर अभय के सीने से लग गई। अभय तुम ठीक तो हो ना? पापा ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया था ना तुम्हें? कहीं चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? आयशा भावुक होकर अभय को चेक करने लगी, लेकिन वो सिर्फ भूत बनकर खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभय ने उससे बिना किसी इमोशन के पूछा। क्या कर रही हूँ मतलब? मेरा पति जहाँ रहेगा मैं तो वहीं रहूँगी, आयशा ने अभय को जवाब दिया। अच्छा, तो याद है तुम्हें कि तुम शादीशुदा हो? अभय ने उसे ताना मारने लगा, लेकिन आयशा चुप थी। कोई जवाब ना मिलने पर उसने आयशा से कहा, ओके वेल, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ इसलिए सोने जा रहा हूँ। तुम्हें नींद आ रही है तो मेरे साथ चल सकती हो। ये बोल अभय सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर रूम के लिए चला गया और आयशा उसके पीछे पीछे। रूम में पहुँचते ही अभय बेड पर जाकर लेट गया और आयशा उसके पास जाकर बैठ गई। तुम नहीं सो रही हो? अभय ने उसे अपने बाएं हाथ अपने सिर के नीचे रखते हुए रखा हुआ था। अभी नींद नहीं आ रही है मुझे। आयशा बस एक टुक अभय को ही निहारे जा रही थी। तो आंखें बंद करके लेट जाओ, थोड़ी देर में तो तुम्हें नींद आ ही जाएगी। अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और आयशा उसे अभी भी निहारे जा रही थी। आई लव यू अभय, आई लव यू सो मच, आयशा अपने मन के अंदर बोली और फिर अपनी साइड जाकर लेट गई। अगली सुबह जब आयशा उठी तो उसने देखा कि अभय अभी भी काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके बाल उसकी आंखों में आए हुए थे, जिन्हें आयशा ने मुस्कुराते हुए साइड किया। इतने में अभय की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी प्यारी बीवी उसे ही मुस्कुराते हुए निहार रही थी। गुड मॉर्निंग, आयशा ने बैठी हुई आवाज़ में उससे विश किया। गुड मॉर्निंग, अभय ने भी मुस्कुराते हुए उसे वापस से विश किया और फिर यूं ही कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराई में कहीं खो से गए। उन दोनों के इस खूबसूरत पल को ख़राब करने के लिए एक मेड ने दरवाजे पर नॉक किया तो आयशा जल्दी से उठकर बैठ गई। सर्वेंट होगी, चाय लाई होगी हमारे लिए, अभय आयशा से बोला। आयशा ने जल्दी अपना हुलिया सही किया, वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी की छपकें डाली और तौलिए से मुंह पोंछकर दरवाज़ा खोलने चली गई। गुड मॉर्निंग मैडम, सर्वेंट ने उसे ग्रीट किया और अंदर आ गई हाथ में चाय की ट्रे लिए। अभय ने अभी भी अपनी पलकें झपकाई हुई थी। सर्वेंट ट्रे को टेबल पर ही रखकर वहाँ से चली गई। उसके बाद आयशा ने टी पॉट से चाय के 2 कप में चाय डाली और अभय के पास आ गई हाथ में 2 कप लिए। अभय बेड पर उठकर बैठ गया और आयशा के हाथ से कप लेने के बाद उसे थैंक्स बोला। दोनों ने चाय की पहली सिप ली। कमरे में शांति का माहौल था। तभी आयशा ने बात शुरू करने का बहाना ढूंढा। नाश्ते में क्या खाओगे तुम आज? आयशा ने चाय की सिप लेते हुए उससे पूछा। तुम रहने दो, सर्वेंट है तो वो बना देगी नाश्ता, अभय ने उबासी लेते हुए जवाब दिया। क्यों, तुम्हें मेरे हाथ का नाश्ता नहीं करना है क्या?
आयशा काफ़ी सैड होते हुए उससे बोली, ऐसा कुछ नहीं है, जब सर्वेंट है तो तुम क्यों बनाओगी नाश्ता, तुम आराम करो, थोड़ी देर में हमें जयपुर के लिए निकलना है। ये बोल वो बेड से नीचे उतरा और वॉशरूम चला गया। अभय का रूड व्यवहार अभी भी था आयशा के साथ, लेकिन वो अभी उसके साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शांत ही रही। तभी अचानक से आयशा को अपने घुटने पर दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी पैंट ऊपर की करी, घुटने तक अपने घाव को देखने के लिए। घाव अभी भी ताज़ा ही लग रहा था, क्योंकि वो कल रात को दवा लगाना भूल गई थी। उसने साइड वाली टेबल की ड्रॉअर से फर्स्ट एड किट निकाला और अपने घाव पर दवा लगाने लगी। इतने में वॉशरूम से बाहर अभय भी आ गया। आयशा को दरवाजे की तरफ पीट कर हुए देख अभय पीछे से झाँकने लगा तो उसने देखा कि वो अपने घाव पर दवा लगा रही थी, वो भी डर डर के। ऐसे लगाते हैं दवा? अभय उसके पास बैठा, उसके हाथ से ऑइंटमेंट ले ली। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अभय ने उसके छीले हुए घुटने पर दवा लगाते हुए उससे पूछा, लेकिन आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभय को उसकी चुप्पी से ये समझ में आ चुका था कि ज़रूर आयशा अपने घर में लड़ी है उसके लिए। मैं नीचे गिर गई थी, अभय ने जवाब दिया। मैं नीचे गिर गई थी, आयशा ने जवाब दिया। कैसे? अभय ने पूछा। भाग रही थी, मेरे पीछे मेरे भाई भाग रहे थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम और मैं साथ रहें, और तुम्हें पता है मेरी भाभी ने तुम्हारे लिए गुंडा कहा, बस इसीलिए मैंने बेदी मैंशन छोड़कर आ गई तुम्हारे पास, आयशा ने अभय को देखते हुए जवाब दिया। लेकिन अभय को आयशा की बात सुनने में इतनी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो अपने फ़ोन में बिज़ी हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।